गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। युक्तम फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस को हम देखेंगे। कल हमने पढ़ा था फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, और इस फॉर्मूले में n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, इस फॉर्मूले तक हम पहुंचे थे। और इस फॉर्मूले में याद या ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हो वहां से लाइट रे जिस डायरेक्शन में निकलेगी उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि पोल से सारी डिस्टेंसेस मेजर करनी है, तो जो भी चीज जहां रखी होगी उसकी डिस्टेंस उसके हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव होगी। n1 का मीनिंग होगा वह सरफेस, वह मीडियम जहां से लाइट रे स्टार्ट हो रही है, और n2 का मीनिंग होगा वह मीडियम जहां लाइट रे एंटर कर रही है। और इस तरह से हमें रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस का एक फॉर्मूला प्राप्त होता है। प्रिंसिपल फोसाई ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस में हम कॉन्वेक्स सरफेस को लेते हुए यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो प्रथम फोकस है वह बिंदु पहले माध्यम में होता है, n1 वाले में होता है, जहाँ वस्तु रखी जाती है। जब वस्तु इस बिंदु पर रखी जाती है तो अपवर्तन के बाद किरणें दूसरे माध्यम में मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं। इस बिंदु को प्रथम फोकस कहा जाता है। तो यह वह स्थान है जहां वस्तु रखने पर प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस is ray of light coming from this point or approaching to this point become parallel to principal axis after reflection. The distance of first focus from the pole is called the first focal length. प्रिंसिपल फोसाई स्फेरिकल सरफेसेस में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलता है? हमें यहाँ पर स्टार्ट किया था कि ऐसी लाइट रे जो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी यहाँ पर जो हमारा पहला मीडियम है हम उसको मान लेते हैं ये मीडियम है एयर, और इसलिए n1 की वैल्यू हो जाएगी 1। सेकेंड इक्वेशन में हमने n1 को 1 रखा है। और इसके बाद चलते हैं कि जो f डैश है यानी जो फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू हम देखते हैं कि u तो f डैश पे रखा होगा, यानी वस्तु रखी गई है f डैश पे, और इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी क्योंकि पैरेलल रेज आ रही हैं, और ये पैरेलल रेज को हम ये मानते हैं कि ये इन्फिनिटी पर जाकर मिलती है। इसलिए हमारा जो फॉर्मूला है वो n अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन f डैश इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन r में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस चीज में हम ये देखेंगे कि 1n अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एफ डैश इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r, और फाइनली हमारे पास आएगा f डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ r अपॉन n माइनस 1। r बच्चों आप लोगों को पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ और इस फिगर के साथ हम ये काम कर रहे थे। हम ये देखते हैं कि उत्तल सतह जो होती है उसके लिए r पॉजिटिव होता है, इसलिए f डैश नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर r की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फाइनल हमें वैल्यू f डैश की नेगेटिव मिलने वाली है। यानी पहला फोकस उस तरफ होगा जहां से प्रकाश आ रहा है। इंग्लिश में इस चीज को देख लीजिए कि कॉन्वेक्स सरफेस पॉजिटिव कहाँ होगा। नेक्स्ट फिगर आपके सामने कॉनकेव के लिए है, क्योंकि फॉर्मूले एक जैसे होंगे। यहाँ पर कॉनकेव लेंस कॉनकेव सरफेस के लिए हम ये देखते हैं कि जो r है वो नेगेटिव होगा। तो r अगर अवतल सतह के लिए ऋणात्मक होगा, इसलिए ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये माइनस और r की वैल्यू जो माइनस है दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, और इस कारण से तो जो हमें मिलेगा प्रथम फोकस वो आने वाली सतह के विपरीत दिशा में होगा, यानी ये हमें फर्स्ट फोकस इस पॉइंट पे मिला है और ये इसकी दूरी आ गई है। और कॉनकेव सरफेसेस r इज नेगेटिव, तो हमें जो अपोजिट साइड होगी फोकस की वहां पर हमें जहां से लाइट आ रही होगी उसके अपोजिट साइड में हमें फोकस वाला पॉइंट प्राप्त होगा। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस के लिए। फिर से हम कॉन्वेक्स सरफेस को लेते हैं, और इसमें जो हमारे आइडिया है वो ये था कि पैरेलल लाइट रेज अगर आती हैं तो जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होंगी वो सेकंड फोकस होता है। तो वह बिंदु दूसरे माध्यम में बनेगा कॉन्वेक्स के लिए। जब प्रतिबिंब इस बिंदु पर बने तो आने वाली किरणें पहले माध्यम में समांतर मुख्य अक्ष के आ जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ जाती हैं, यानी वह स्थान जहां समांतर किरणें आकर मिलती हैं उसे कहा जाता है द्वितीय फोकस। और सेम कंडीशन जब हम कॉनकेव सरफेस के लिए लेते हैं तो यहाँ पर द्वितीय फोकस की स्थिति बदल जाती है। जो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में पता चला था कि सेकंड फोकस
की स्थिति बैक साइड में इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट फॉर्मूला हम जब अप्लाई करते हैं सेम कंडीशन, N1 को हमने लिया है 1 एयर मीडियम और N2 कोई मीडियम है। सेकंड फोकल लेंथ f है। u इस समय क्योंकि प्रकाश आ रहा है इन्फिनिटी से, इसलिए u को हमने इन्फिनिटी लिया है। पैरेलल ये लाइन होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और v f के बराबर होगा, यानी फाइनल जहाँ पर हमें इमेज प्राप्त होगी। और यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले के अप्लाई करेंगे तो हमें 1 के नीचे मिलेगा इन्फिनिटी, और ये टर्म हो जाएगा हमारा 0। तो हमें f की वैल्यू मिलेगी फॉर्मूले को रीअरेंज करने पे nr/n-1। ये फॉर्मूले आपको ये दिखाते हैं कि कौन सी टाइप में f1 और f2 कौन सा होता है, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस किस किस सरफेस के लिए पॉजिटिव और किसके लिए नेगेटिव होगी। तो कॉन्वेक्स सरफेस के लिए जो सेकंड फोकस है वो पॉजिटिव होगा, और कॉन्केव सरफेस के लिए ये सेकंड फोकस नेगेटिव होगा। लेंस किसी पारदर्शक माध्यम का एक टुकड़ा है जो दो अपवर्तक सतहों द्वारा घिरा होता है। अभी हम जिस चैप्टर पे आगे बढ़ रहे हैं वो लेंस के बारे में आगे बताया जाएगा, लेकिन हम अभी एक सरफेसेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो सरफेस में देखिए, दो अगर सरफेसेस हमारे पास हैं और वो दोनों के दोनों में एक पारदर्शक माध्यम, एक टुकड़ा हो गया जो दो अपवर्तक सतहों द्वारा घिरा हो, उसको लेंस कहेंगे। दो अलग अलग लेंस आपके सामने दिख रहे हैं। पहला वाला थोड़ा पतला है, इसका नाम पतला लेंस, दूसरा मोटा लेंस। लेंस के प्रकार भी हैं और साथ में इसमें है, इनमें से कम एक सतह वक्रित यानी मुड़ी हुई होती है, प्लेन नहीं होगी। कम से कम एक मुड़ी हुई होगी, एक प्लेन हो सकती है। तो लेंस के प्रकार में देखते हैं। उत्तल लेंस यानी जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, इसमें पहला पार्ट है मोटा होगा बीच में से और दोनों साइड इसके वक्र होंगे। दूसरा है समतल उत्तल, इसका एक साइड तो समतल है, एक साइड वक्र है। तीसरा है अवतल उत्तल, एक तरफ अवतल है, एक तरफ उत्तल है, यानी दोनों साइडें वक्र है। तो ये तीनों टाइप उत्तल लेंस के टाइप हैं, और इस लेंस में केंद्रीय भाग मोटा होता है और ये लेंस अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। अभिसारी का अर्थ होता है जो आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मोड़ दे, यानी नजदीक लाए अपवर्तन के पश्चात। अवतल लेंस भी तीन प्रकार के हैं। अभयव उत्तल यानी दोनों तरफ जिसके अवतल हो वो, तो पहला वाला अभयोत्तल। दूसरा समतल अवतल लेंस यानी एक तरफ समतल है, दूसरी तरफ अवतल है। तीसरा उत्तल अवतल लेंस यानी एक तरफ इसका उत्तल और दूसरी तरफ अवतल होगा। कुल मिला के मिनिमम एक साइड ऐसी है जो समतल नहीं है। तो इस लेंस का जो केंद्रीय भाग है वो अपेक्षाकृत पतला होता है अपने किनारों से, और यह अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। अपसारी का अर्थ होता है प्रकाश की किरणें जो पड़ेंगी इस लेंस पे, ये तो लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अभी हम सरफेसेस के बारे में बात कर रहे थे। दो सरफेसेस जैसे आपको यहाँ पर दिख रही हैं, एक सरफेस ये और दूसरी ये, दोनों जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं और इस तरह का जो फिगर बनता है उसको हम लेंस कहते हैं। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के सामने रखी जाएंगी। यहाँ पर आप केवल इतना याद रखिए, जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस, इस लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है। सेकंड पार्ट है जो आपका कॉनकेव लेंस है, उस लेंस का जो फोकस है वो नेगेटिव होता है। ये आप न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली चीजें हैं, इसलिए ये आपको पहले बता दी गई हैं। आज का टॉपिक अब इसमें न्यूमेरिकल्स के लिए था। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। एक उत्तल कांच की सतह की वक्रता त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर है। वस्तु सतह से 15 सेंटीमीटर दूर हवा में है। n1 बराबर 1 क्योंकि हवा है, और कांच का अपवर्तनांक है 1.5। n2 की वैल्यू इतनी है। प्रतिबिंब की दूरी और प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। तो इसको पहले फिगर के रूप में देखते हैं। जो प्रश्न दिया गया है, उत्तल कांच की सतह, ये जो आपका कर्व सरफेस है वो है, r10 है, ये आपने r10 बना दिया है। 15 सेंटीमीटर दूर हवा में वस्तु है, तो पोल से 15 सेंटीमीटर दूर O बिंदु पर वस्तु रखी गई है। ये भाग n1 है और ये n2 है। n1 की वैल्यू 1 है क्योंकि ये हवा है, और n2 की वैल्यू है 1.5। हमें क्योंकि फॉर्मूला पता है n2/v माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r, और फॉर्मूले में वैल्यूज को डाल देने पर रिजल्ट्स इस तरह से प्राप्त होते हैं। आप मैथमेटिक्स खुद भी कर सकते हैं, फिर भी आपके सामने छोटा सा एक
रूल बता रहा है कि u की वैल्यू देखिए आप -15 लिखेंगे, रीज़न वही था, लाइट रे की डायरेक्शन ये है पॉजिटिव, तो पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव वे में जा रही है, इसलिए -15 यू के लिए यूज़ हुआ है। और 10 क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव साइड में है, तो पोल से जो सी तक की डिस्टेंस नापी जाएगी तो पॉजिटिव होगी, इसलिए 10 को हमने पॉजिटिव लिया है, आर इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। n2 1.5 n1 1 है। बाकी वैल्यूज पे आगे चलते हैं। रिजल्ट ये वैल्यू 1.5 माइनस 1 0.5 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस का प्लस होने के बाद जब ये राइट हैंड साइड को आएगा तो माइनस में वापस कन्वर्ट होगा। 1.5 की वैल्यू 1.5 माइनस 2 यानी इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 30, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। फाइनली आपके पास b की वैल्यू आएगी -90 सेंटीमीटर। तो -90 सेंटीमीटर आने पर हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है प्रतिबिंब की दूरी और साथ में प्रकृति, तो दूरी तो हमने प्रेडिक्ट कर ली कि आ गया मैथमेटिकली -90 सेंटीमीटर। तो माइनस का अर्थ आपको बताया गया था, लाइट रे जिस डायरेक्शन मूव करेगी वो पॉजिटिव है, पोल से सारी डिस्टेंसेस नापी जाती हैं, तो पोल से नेगेटिव साइड 90 यानी यहाँ पर ये इमेज बन रही है। आगे चलते हैं कि अतः प्रतिबिंब जो है वो सतह से 90 सेंटीमीटर बाईं ओर बनेगा और प्रतिबिंब आभासी होगा। देखिए जो लाइट रे है वो आएगी, और अगर यहाँ कोई मीडियम नहीं होता तो लाइट रे आगे बढ़ती, लेकिन मीडियम था और इस मीडियम का जो अपवर्तनांक है वो पहले वाले मीडियम के अपवर्तनांक से बड़ा है, इसलिए आप ये मीडियम विरल होगा और ये वाला सघन माध्यम होगा। तो सघन माध्यम में हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो नॉर्मल होती है उसकी तरफ झुक जाती है लाइट रे, तो ये लाइट रे जिसको सीधा जाना था वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक गई, लेकिन ये भी आगे जाएगी तो मुख्य अक्ष के साथ कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए इसको वापस लाया गया है, और वापस लाने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये इंटरेक्ट करती है उस बिंदु पर बनती है इमेज। ये फिगर के साथ बनाया गया आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ और प्रकृति आपकी आई है कि प्रतिबिंब आभासी होगा। विदाउट फिगर अगर ये सब काम आपको करने हैं तो एक छोटा सा रूल ध्यान रखिएगा, u की वैल्यू और v की वैल्यू के साथ। u और v की वैल्यूज पे केवल साइन आपने चेक करने हैं। अगर u और v दोनों के साइन सेम साइड होते हैं, नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं लेकिन सेम साइन होते हैं, तो हमेशा प्रतिबिंब आभासी होगा, और अगर इनके साइंस अपोजिट होते हैं तो प्रतिबिंब रियल बनेगा, वास्तविक होगा। तो इस वाले केस में क्योंकि दोनों के साइंस सेम डायरेक्शन में थे, u था -15 और v था -90, इसलिए जो चिन्ह समान है तो प्रतिबिंब आभासी होगा। तो विदाउट फिगर अगर आपको रिजल्ट बताना है, प्रकृति ज्ञात करनी है, तो आप इस रूल को फॉलो करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है, बस वस्तु को थोड़ा सा दूर रख दिया गया है, इसलिए अभी 15 सेंटीमीटर है, अगले केस में देखते हैं कहाँ रख दी गई है वस्तु। क्वेश्चन नंबर 2, सेम कंडीशन, लेकिन अब वस्तु रखी गई है सतह से 30 सेंटीमीटर दूर हवा में। तो हवा में रखी गई है, 30 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, अभी हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले ही, तो हमें पता है इसमें वैल्यू क्या क्या दी गई है वो देख लेते हैं। आर की वैल्यू जो दी गई है वो है 10। उत्तल सरफेस थी, अभी हमने पढ़ा है उत्तल वाले के लिए कि आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यू जहां वस्तु रखी गई थी वहां से प्रकाश की किरण चल रही है, लेकिन फोकस जो दूरी पे होगा -30, यहाँ पर इसलिए रखा गया है इसको। v की वैल्यू हमें पता करनी है और बाकी n1 n2 की वैल्यू हमें दी गई है। अभी इस समय पहले हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन आपके सामने धीरे धीरे सॉल्व होते हुए आएगा। बच्चों ये काम आप आसानी से कर सकते हैं, मैथमेटिक्स है। और v की वैल्यू अब इस केस में आती है 90 सेंटीमीटर और पॉजिटिव आ रही है। तो अब आपके सामने फिगर आने वाला है कि पॉजिटिव आई है, तो रिजल्ट्स कैसे निकलेंगे, पहले रिजल्ट पे देख लेते हैं। प्रतिबिंब सतह से 90 सेंटीमीटर पॉजिटिव है, इसलिए दाईं ओर बनेगा और साथ में प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अब आपके सामने फिगर आता है, सेम कंडीशन, फिगर ऐसे ही था, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, 30 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई है। अब इस वाले केस में देखिए, जब सेंटर से इस पॉइंट पर एक अभिलंब डाला जाएगा, ये नॉर्मल है, प्रकाश की किरण को जाना था इधर, लेकिन ये साइड है विरल और ये साइड है सघन,
तो ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी ये इतना सा इधर झुक गया। और झुकने के बाद इसकी जो इमेज है वो ओ पॉइंट पर, ये जो नीचे है, ये जो इधर झुकेगा, ये आया झुक के नीचे। झुकने के बाद ये पूरा इधर चला गया और वापस नहीं गया है। तो स्मैश हो रहा है, देखिए ओ से प्रकाश की किरण निकली, ए पॉइंट तक गई, और यही लाइन अगर माध्यम नहीं होता तो सीधे आगे जाती, ये गई थी आगे। लेकिन एक माध्यम आया जिसका अपवर्तनांक बड़ा है, बड़ा होने के कारण ये झुक गया इस ओर को। तो जो अपवर्तित किरण है वो ये गई, और अपवर्तित किरण के जाने के बाद अपवर्तित किरण इस स्थान पर आकर मुख्य अक्ष से मिलती है। इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। इमेज फॉर्मेशन +90 सेंटीमीटर पे चली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिबिंब की दूरी और प्रकृति फिर वही ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की दूरी और प्रकृति ज्ञात करनी है हमें, जबकि वस्तु सतह से 20 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन अब पानी में है। अब हवा नहीं है, पानी है, और उत्तल कांच की सतह जिसकी वक्रता त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर है। वैल्यूज सेम है, कंडीशन केवल इतनी हुई है कि जो ये माध्यम है ये अब पानी है, हवा नहीं है, यानी इसमें n1 की वैल्यू हमारे पास कुछ आएगी, वो है 4/3 जो दिया गया है क्वेश्चन में। पानी में है और पानी का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष है 4/3। अब ये N2 में एंटर होती है, N2 है 3/2। ये पहला पॉइंट जहां पर वस्तु रखी गई है वहां से प्रकाश की किरण निकली और किसी पॉइंट पे टकराई, ए पॉइंट पे, जो कि 20 सेंटीमीटर दूर पानी से था। पोल से 20 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी गई थी। इस पॉइंट पे टकराने के बाद देखिए फिर से वही किस तरफ को मुड़ेगी, मुख्य अक्ष के ओर। जो ये वाला अभिलंब बना है, इस अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर जाएगी, क्वेश्चन ये रहता है साथ में। तो हम इस वैल्यू को निकालेंगे कि 4/3 है कितना। 3 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 1 पॉइंट, फिर ये आएगा 1 और इससे आता रहेगा 3 तो 1.33 लगभग n1 की वैल्यू है, जबकि n2 की वैल्यू 3/2 दी गई है, तो वो आएगी 1.5। तो 1.33 कम है, 1.5 उससे थोड़ा बड़ा है, तो सघन और विरल माध्यम हमें यहाँ से मिल जाएंगे। ये विरल माध्यम है और ये दूसरा माध्यम सघन माध्यम होगा। तो लाइट रे ने जो आगे जाना था वो आगे न जाते हुए थोड़ा सा मुड़ेगी, और मुड़ेगी किस तरफ को, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो यहाँ पर हमें दिया गया वक्रता त्रिज्या 10। हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम वही जो सरफेसेस का फॉर्मूला हमने यूज किया था, उस सरफेसेस के फॉर्मूले को फिर से प्रयोग करेंगे। n2 की वैल्यू 3/2 रखी गई, n1 की वैल्यू 4/3 रखी गई, n2 3/2 एंड n1 4/3। r की वैल्यू +10 है और u की वैल्यू -20 ली गई है। आगे देखिए, इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे आप, तो आपको आसानी से सॉल्यूशन मिलेगा। v = -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर के बाद प्रतिबिंब सतह से बाईं ओर बनेगा, इतना हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव की तरफ है, जिधर वस्तु रखी गई थी उसी तरफ प्रतिबिंब भी बना है। प्रतिबिंब आभासी होगा, रीजन है u की वैल्यू भी -20, v की वैल्यू भी -20, सेम वैल्यूज हैं, तो इसलिए आभासी होगा। तो ये देखिए, अभी इस रे ने यहाँ जाना था, यहाँ न जाते हुए थोड़ी सी नीचे की ओर मुड़ेगी, थोड़ी नीचे मुड़ी, और इस मुड़ी हुई रे को हम पीछे वापस ले जाते हैं और मुख्य अक्ष के साथ जहाँ टकराएगी वहां बनेगी इमेज। u और v के चिन्ह समान है, तो प्रतिबिंब आभासी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके 2 पार्ट हम करेंगे यहाँ पर। एक धूल का कण है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4/3 अपवर्तनांक वाले गोले के अंदर है। यदि धूल का कण गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो गोले के बाहर एक प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर है, इसको ये कहाँ दिखाई देगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन इंग्लिश में भी है। एक गोला लिया हमने, जो क्वेश्चन में कहा गया था कि एक गोला है, उसके अंदर धूल का कण है। तो इसके लिए गोले के सेंटर से होते हुए मुख्य अक्ष बना दी, सेंटर C, एक पॉइंट P 15 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, वो ले ली है। पहला केस इसमें ये देखेंगे, क्योंकि धूल का कण दोनों तरफ, एक तरफ होगा, प्रेक्षक दोनों तरफ रह सकता है। अभी हम पहला प्रेक्षक की कंडीशन लेंगे कि प्रेक्षक जो देख रहा है ऑब्जर्वर, वो इसको इस तरफ यानी राइट हैंड साइड से देख रहा है। नेक्स्ट केस लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से देख रहा है,
दोनों में केसेस में डिफरेंसेस आएंगे। अभी का केस हमारे पास है कि 5 सेंटीमीटर दूर तो ये ओ बिंदु पर तो धूल का कण है, ये 15 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर दूर ये हो जाएगा ध्रुव से यानी पोल से। केस 1, ऑब्जर्वर इज ऑन द राइट, यानी जो प्रेक्षक है वो हमारे इस तरफ की ओर बैठा हुआ है, यहाँ से देख रहा है। तो जब प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है तो प्रकाश की जो किरण धूल से निकल के आएगी वो प्रेक्षक की तरफ आएगी। हम ये मानेंगे कि प्रेक्षक की तरफ आने वाली किरण ये हो गई है। अब इस किरण के साथ क्या क्या होगा, फॉर्मूले में क्या दी गई चीजें, मैथमेटिकली इसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहला दिया है u बराबर -10 सेंटीमीटर। क्यों हुआ ये? क्योंकि प्रेक्षक इस तरफ है, जो हमारी कर्व सरफेस है, सतह जो घुमावदार है वो ये वाली होगी, और इस सतह पर पड़ने वाली ये जो किरण है इसके लिए ध्रुव ये पॉइंट होगा, और इस सतह के बाहर निकलने के बाद प्रेक्षक की आंखों पर जाएगा। अब ये भी ध्यान देना है कि ये जो माध्यम है ये 4/3 अपवर्तनांक वाला माध्यम है, और इधर जहाँ प्रेक्षक है वो हवा वाला माध्यम है। यानी अब रे इस क्वेश्चन में सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने वाली है। फिर भी इसको पहले मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। r दिया है -15। r कैसे -15 है? इसका सेंटर -15 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी -15 सेंटीमीटर होगा। n1 4/3, जो पहला माध्यम जहां से रे निकलेगी वो 4/3 है। n2 1 है। इसमें हम देखेंगे क्योंकि रे की डायरेक्शन इधर की तरफ है, बाहर निकल रही है, इस डायरेक्शन वाली चीजें धनात्मक होंगी और इसकी अपोजिट डायरेक्शन वाली चीजें ऋणात्मक होंगी। n2/v, n1 इसमें वैल्यू रखेंगे। देखिए पहली वैल्यू v हमें निकालना है, u की वैल्यू u -10 इसलिए रखा क्योंकि प्रकाश जिस दिशा में चल रहा था वो तो ये है, और पोल से डिस्टेंस नापी जाती, पोल से और o तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, इसलिए माइनस में लिया गया है। ऐसे ही r को भी माइनस में लिया गया है, -15। रीजन सेम है, पोल से डिस्टेंस c तक की नापी जाएगी, -15 आएगी। बाकी n1 और n2 की वैल्यूज हैं। इनको सॉल्व करते हुए देखिए हमें सॉल्व करते हुए सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशंस जा रही हैं। इतना हम पहुंच चुके हैं, ये हमारे पास था। अब इसके बाद देखिए हमें फाइनली वैल्यू v की मिलती है -9 सेंटीमीटर। यानी जो प्रेक्षक है उससे ये दिखाई देगा कि जो धूल का कण है वो -9 सेंटीमीटर दूर है पोल से। तो इसको मैथमेटिकली अभी बनाते हैं, या अभी फिगर के हिसाब से बनाते हैं। सघन माध्यम विरल माध्यम हो गया। सेंटर से उस बिंदु को जोड़ते हुए लाइन बनाएंगे तो ये नॉर्मल अभिलंब हो गई है। देखिए अगर माध्यम चेंज नहीं होता तो लाइट रे इधर जाती सीधी आगे, लेकिन क्योंकि सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो नॉर्मल से थोड़ा और दूर जाएगी, तो ये दूरी थोड़ा एंगल में बढ़ गई, उधर की तरफ दूर गई। ये कभी अब मुख्य अक्ष से नहीं टकराएगी, इसलिए इस रे को पीछे लाते हैं, और पीछे लाने पे जिस बिंदु पे टकराई है वहां इमेज बन रही है, और इसकी इमेज फॉर्मेशन -9 सेंटीमीटर पर होगी। अतः प्रतिबिंब सतह से 9 सेंटीमीटर बाईं ओर बनेगा और प्रतिबिंब आभासी होगा। तो आभासी का कारण पता लग चुका है। वैसे भी u और v दोनों के दोनों माइनस में थे, आप विदाउट फिगर भी इस चीज को कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी का सेकंड केस कि अब प्रेक्षक हमारा ऑब्जर्वर लेफ्ट साइड में है। तो प्रेक्षक जब लेफ्ट साइड में होगा तब भी देखिए कि वस्तु तो ओ पर ही है, यहाँ पर ही है, वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरण प्रेक्षक की तरफ मुड़ेगी तो भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही प्रवेश करेगी। और एक रे हम देख लेते हैं जो प्रेक्षक की तरफ जा रही है। अब इस केस में जो सरफेस है वो सरफेस ये वाली है। पिछले केस में P यहाँ था, इस केस में P ये वाला होगा। पोल यहाँ से होगा, दूरियां यहाँ से नापी जाएंगी। लेकिन प्रकाश की किरण की दिशा ऐसी है तो इस दिशा की ओर धनात्मक दूरियां होंगी और इस दिशा के विपरीत ऋणात्मक दूरियां होंगी। इसलिए पोल से और सेंटर की तरफ जो दूरी है 15 सेंटीमीटर वो भी माइनस में आने वाली है, और ये जो दूरी है C से O ये 5 सेंटीमीटर ये भी माइनस में आने वाली है। इस पर आगे चलेंगे। पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी 20 सेंटीमीटर हो गई है, लेकिन जब हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे कि प्रकाश की दिशा के अपोजिट जा रहे थे तो उसको माइनस सेंटीमीटर में यूज किया जाएगा। इसलिए u बराबर -20 सेंटीमीटर, r इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, n1 इक्वल टू 4/3, n2 इक्वल टू 1। फॉर्मूले में अप्लाई करने पर इन सब की वैल्यूज रखेंगे तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा v इज इक्वल्स टू -22.5 सेंटीमीटर। बच्चों ये स्पीड में इसलिए किया जा रहा है, ये मैथमेटिक्स आप आसानी से अपने पास कर सकते हैं। v का रिजल्ट माइनस में आया है, u ऑलरेडी माइनस में है,
तो हम यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं कि दोनों सेम साइन पे हैं, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो भी वास्तविक नहीं होगी, वो होगी आभासी इमेज होगी। तो प्रतिबिंब सतह से 22.5 सेंटीमीटर दाईं ओर बनेगा और प्रतिबिंब आभासी होगा। उस आभासी प्रतिबिंब किस प्रकार बन रहा है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। सेंटर पॉइंट से जिस पॉइंट पर इंसिडेंट लाइट पड़ रही है उसके साथ नॉर्मल क्रिएट कर दिया, और ये लाइट से जिसको जाना था, इस लाइन से देखिए आगे जाना था, इस तरफ यहाँ कहीं जाना था। विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंच रही है वस्तु, तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, थोड़ा दूर हो गई, ये लाइट रे इधर निकल गई। और इसी लाइट रे को जब हम पीछे की तरफ लाएंगे तो ये मुख्य अक्ष पर किसी पॉइंट पे मिलेगी, और यही पॉइंट हमारा होगा इमेज का पॉइंट। यहाँ पर इमेज बनेगी, और ये इमेज की डिस्टेंस इस पोल से 22.5 सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों धन्यवाद, आज की क्लास समाप्त हुई है, थोड़ी स्पीड में थी। थैंक यू।